डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फेदर्स इन बर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स में 3 प्रकार के फेदर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप है कंटूर फेदर और प्लूम, सेकंड टाइप है डाउन फेदर और प्लूमूल, और थर्ड टाइप है हेयर फेदर और फिलोप्लूम। इन तीनों के डायग्राम यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, फर्स्ट जो ए डायग्राम है जिसमें कंटूर फेदर दिखाया गया है, तो सभी प्रकार के जो टिपिकल फेदर्स है उनमें ये संरचनाएं पाई जाती हैं। जिसमें फर्स्ट है इन्फीरियर अम्बुलिकस, कैलेमस, हाइपोरेकिस, सुपीरियर अम्बुलिकस, रेकिस और साफ्ट एंड अनइक्वल हालोज ऑफ वेन, ये इसमें दिखाए गए हैं। जो सेकंड इसमें दिखाया गया है हेयर फेदर बी डायग्राम जो दिखाया गया है, इसमें शॉर्ट कैलेमस दिखाया गया है, लॉन्ग रेकिस दिखाया गया है और ऊपर वीक बार्ब दिखाए गए हैं। इसी प्रकार से जो थर्ड डायग्राम है सी डायग्राम है जिसमें डाउन फेदर दिखाया गया है, तो इसमें ये बीच में साफ्ट दिखाया गया है जो कि कंपेरेटिवली थोड़ा मोटा है और ऊपर जाते हुए पतला है। इसमें इनर वेन दिखाई गई है, आउटर वेन्स दिखाई गई है। और इसी के ही इस दूसरे वाले में लॉन्ग बार्ब्स दिखाए गए हैं विथ रूडिमेंट्री बार्ब्यूल्स इसमें दिखाए गए हैं। तो फेदर सभी की टिपिकल फेदर है, उसके समान ही संरचना होती है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, इस कारण से वे अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कंटूर अर्थात प्लूम, कंटूर फेदर और प्लूम यानी समोच्च पिच। कंटूर फेदर संपूर्ण शरीर को ढके हुए रहते हैं, यानी कि ये पूरे शरीर पर एक कवरिंग बनाते हैं और यह बॉडी को एक शेप देते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इसमें रेमिंग्स, जिनको फ्लाइट फेदर्स भी कहते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं और ये पंखों पर पाए जाते हैं। सेकंड टाइप के हैं जिनको रेट्रिक्स कहते हैं या टेल फेदर कहते हैं। ये भी आकार में बड़े होते हैं और ये बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में पाए जाते हैं, यानी कि शरीर के पश्च भाग में पाए जाते हैं। थर्ड है कवर्ड्स या इनको बॉडी फेदर्स कहते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और संपूर्ण शरीर को ढके हुए रहते हैं। स्ट्रक्चर या संरचना एक टिपिकल कंटूर फेदर में एक सेंट्रल एक्सिस यानी केंद्रीय वृंत, केंद्रीय अक्ष या केंद्रीय वृंत होता है जिसे स्केपस कहते हैं, तथा एक चौड़ा और चपटा वैन होता है या पिच फलक होता है। स्केपस 2 भागों का बना होता है। इसका आधारीय भाग कैलेमस या क्विल कहलाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कैलेमस या क्विल होलो होता है और यह त्वचा के अंदर एम्बेडेड रहता है या त्वचा में गड़ा हुआ रहता है। ऊपर वाला भाग ठोस सॉलिड होता है जिसको रेकिस या दंड कहते हैं, जिस पर फैला हुआ वेन या वैक्सीलम यानी पिच फलक पाया जाता है। खोखले क्विल में मज्जा, तो यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है कंटूर फेदर का। कंटूर फेदर ये इसमें नीचे वाला भाग देखो आप, जिसमें बार्ब्स और बार्ब्यूल्स, ये पिच वाले भाग में बार्ब्स और बार्ब्यूल्स लगे हुए हैं। इसमें सुपीरियर अम्बुलिकस दिखाया गया है। इसमें नीचे वाला भाग जो है क्विल दिखाया गया है, जो कि त्वचा के अंदर धंसा हुआ रहता है। और अगले डायग्राम में डिस्टल बार्ब्यूल्स दिखाए गए हैं, प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल्स दिखाए गए हैं। ये दोनों बार्ब्स हैं, इनके बीच में ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल्स उपस्थित है। नेक्स्ट डायग्राम में फ्लेंज, एम्यूलस और फ्लेंज का किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से संपर्क रहता है वो दिखाया गया है, और डिस्टल बार्ब्यूल्स और फ्लेंज आपस में किस प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं उनको दिखाया गया है।
तो यहाँ पर खोखले जो क्विल है उसमें मज्जा भरी हुई होती है, यानी पित्त भरा हुआ होता है, जो फेदर पल्प का सूखा हुआ अवशेष होता है। कैलेमस ऊपर और नीचे की ओर क्रमश सुपीरियर अम्बुलिकस एंड इन्फीरियर अम्बुलिकस द्वारा खुलता है। इन्फीरियर अम्बुलिकस में डर्मिस से उत्पन्न प्रवर्त डर्मल पेपिली रिक्त होता है, जिसके द्वारा फेदर के डेवलपमेंट के समय पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स एंड पिगमेंट्स डर्मिस से होते हुए फेदर में जाते हैं। रेकिस मुख्य अक्ष का ऊपरी भाग बनाती है। यह सॉलिड होता है और चतुष्कोणीय होता है, और पित्त जो है सेल्स में पित्त सेल्स से भरा हुआ होता है। तो इसका रेकिस जो है वो पित्त सेल्स या मज्जा कोशिकाओं से भरा होता है। रेकिस के अधर तल पर एक लंबवत खांच होती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल फरो होती है, जिसको अम्बुलिकल ग्रूव कहते हैं या नाभि खांच कहते हैं। नेक्स्ट है वेन या वैक्सीलम। फेदर का पंख के समान फैला जालदार भाग होता है, जो रेकिस द्वारा दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। हर भाग में असंख्य महीन सूत्र समान संरचनाएं होती है, यानी न्यूमरस ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो रेकिस पर समांतर क्रम में सघनता से लगी होती है। जो रेकिस पर एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई होती है। इन्हें बार्ब्स या रेमी कहते हैं। ये रेकिस पर तिरछे लगे हुए होते हैं, थोड़े से ऑब्लिक होते हैं, तिरछे होते हैं, और रेकिस के ऊपरी और निचले सिरों की ओर तरफ आकार में क्रमश छोटे होते जाते हैं। हर बार्ब की डिस्टल और प्रॉक्सिमल सरफेस पर अत्यंत कोमल व छोटी बार्ब्यूल्स तिरछी लगी होती है। डिस्टल बार्ब्यूल्स पर महीन कंटिकाएं या एम्बुलाई होते हैं, और जो प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल्स है के सिरों पर खांच युक्त ग्रूड एजेज यानी सीमांत किनारे होते हैं, जिनमें खांच पाई जाती है। तो यहाँ पर इनके जो बार्ब्स है, बार्ब्स के भी दो पार्ट है। एक डिस्टल है जहाँ पर बहुत छोटी बार्ब्यूल्स होती है, और दूसरा प्रॉक्सिमल जहाँ पर कि छोटी बार्ब्यूल्स पाई जाती है। तो इसके डिस्टल पार्ट पर पाई जाने वाली बार्ब्यूल्स जो है उनमें बहुत छोटी हुकलेट्स या एम्यूली पाए जाते हैं, और इसके प्रॉक्सिमल जो बार्ब्यूल्स है उनमें खांच युक्त जो है ग्रूड एजेज पाए जाते हैं। डिस्टल बार्ब्यूल्स की कंटिकाएं यानी कि इसके हुकलेट्स जो हैं यह प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल्स के ग्रूड एजेज से में अटकी हुई रहती है। इस कारण से कंप्लीट जो फेदर है इसका फलक एक चपटी और अखंडित सतह के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से इसके जो फेदर का बाहरी भाग है वो एक कंटिन्यूअस सरफेस बनाता है, क्योंकि बार्ब्यूल्स के डिस्टल एंड के जो हुकलेट्स है वो प्रॉक्सिमल बार्ब्यूल्स के ग्रूड एजेज के अंदर अटके हुए रहते हैं। जैसा कि हमने पीछे चित्र में देखा था, इस डायग्राम में जो सी डायग्राम है नीचे की तरफ, इसको देखिए तो इसमें एम्यूलस या हुकलेट्स जो है वो किस प्रकार से फ्लैंज के अंदर अटके हुए हैं। तो इस प्रकार से इनके द्वारा ये कंटिन्यूअस सरफेस बनाई जाती है। जैसा कि यहाँ पर उड़ान रहित पक्षी कैजोवरी के पिच में देखा जा सकता है। कई पक्षियों के कंटूर फेदर जो है में कैलेमस और रेकिस के संगम स्थल पर एक दूसरा पिच पाया जाता है, जिसे अनुपिच या आफ्टर शाफ्ट या हाइपोरेकिस कहते हैं। इसमें पिच और पिच्छिकाएँ तो होते हैं, यानी कि इसमें बार्ब और बार्ब्यूल्स तो होती हैं, पर इसमें हुकलेट्स एब्सेंट होते हैं। कैजोवरी के पंख में इसके कैलेमस और रेकिस वाले भाग से एक दूसरा फेदर और निकलता है, जिसको
आफ्टर सॉफ्ट या हाइपोरेक्सिस कहते हैं। इसमें बार्ब्स और बारब्यूल्स तो है, लेकिन इसमें हुकलेट्स एब्सेंट है। इस आफ्टर सॉफ्ट में या हाइपोरेक्सिस में सामान्यतः मुख्य पिक्स से यह छोटा होता है। जो मेन रेक्सिस है उसकी तुलना में यह छोटा होता है, लेकिन कुछ पक्षियों में जैसे कि एमो और कैजोबरी में यह मेन रेक्सिस के जितना ही लंबा होता है। कवर्ड्स छोटे कंटूर फेदर्स होते हैं जिनकी कंटिकाएँ इतनी अच्छी तरह विकसित नहीं होती है। ये देह पंखों और टांगों और दुम को ढके हुए रहते हैं। तो कवर्ड्स जो है वो पूरे बॉडी पार्ट को ढके हुए रहते हैं। सेकंड टाइप है डाउन फेदर्स या इसको प्लूमूल कहते हैं। इन पिच्छों में या इन फेदर्स में रेक्सिस नहीं होती है। यह एक छोटा और खोखला क्विल होता है जिसका एक सिरा त्वचा में धंसा हुआ रहता है और शेष स्वतंत्र सिरे पर असंख्य बार्ब्स या पिच्छक निकलते हैं जिन पर छोटी छोटी बारब्यूल्स पाई जाती हैं। इनमें भी हुकलेट्स एब्सेंट होते हैं। और बर्ड्स के शिशुओं पर पहली बार आने वाले सॉफ्ट फेदर जो है जिनको नेस्टलिंग डाउन कहते हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा फेदर जो है वो शिशु पक्षियों में सबसे पहली बार आता है। तो यह जो है कंटूर या डाउन फेदर या प्लूमूल आता है और इसको नेस्टलिंग डाउन कहते हैं। ये वयस्क पक्षियों में के कोमल पिच्छों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें जो पिच्छाक्ष है और पिच्छकों के आधारीय भाग पर एक श्रृंगी आवरण होता है। तो इसमें बार्ब जो है और बार्ब के जो आधारीय भाग है उन पर एक हॉर्नी कवरिंग होता है। नेस्टलिंग डाउन शीघ्र ही झड़ जाते हैं और उनका स्थान जो है एडल्ट बर्ड्स के फेदर्स के द्वारा ले लिया जाता है। एडल्ट बर्ड के जो सॉफ्ट फेदर है जिनको पाउडर डाउन फेदर कहते हैं, तो छोटे शिशुओं में है उनको तो नेस्टलिंग डाउन कहते हैं और बड़े वयस्क पक्षियों में जो डाउन फेदर हैं उनको पाउडर डाउन फेदर्स कहते हैं। प्लूमेज को साफ करने के लिए इनमें चूर्ण के समान कण गिरते रहते हैं और इसके कोमल पिच कंटूर पिच्छों के नीचे पाए जाते हैं। तो ये वाले जो पंख है डाउन फेदर्स जो है वो कंटूर फेदर के नीचे की तरफ पाए जाते हैं और बॉडी के चारों ओर एक गर्म ऊष्मारोधी यानी हीट रेजिस्टेंट लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड टाइप है फिलोप्लूम या रोम पिच। फिलोप्लूम बाल के समान महीन होते हैं और इनमें एक लंबा और पतला शाफ्ट होता है जिसके ऊपरी सिरे पर थोड़े से हुकलेट रहित पिच्छक या बार्ब्स पाए जाते हैं और इसमें रोम पिच जो है यानी बार्ब्स जो है संपूर्ण शरीर पर कंटूर पिच्छों के बीच बीच में फैले हुए होते हैं। तो ये फिलोप्लूम्स जो है या कंटूर फेदर्स के बीच बीच में फैले हुए होते हैं, जबकि डाउन फेदर जो है वो कंटूर फेदर के नीचे की तरफ होते हैं। फोर्थ टाइप है रिक्टेल ब्रिसल्स या रिक्टल सूके। पिच्छों की ऊपरी तीन मुख्य किस्मों के अलावा कुछ पक्षियों में जैसे कि वीपरविल और फ्लाइड कैचर में रिक्टेल अर्थात चोंच के आधार पर कड़े बालों की तरह पिच पाए जाते हैं जिनको रिक्टल सूक कहते हैं। हर रिक्टल सूक में एक पतले रेकिस के आधार पर कुछ अवशिष्ट या रेजिडुअल बार्ब्स पाए जाते हैं और एक छोटा सा कैलेमस होता है। तो नीचे डायग्राम में फर्स्ट तो है इसमें फिलोप्लूम दिखाया गया है और इस फिलोप्लूम में शाफ्ट लंबा और पतला है और इसके ऊपरी सिरे पर कुछ थोड़े से जो है हुकलेट रहित बार्ब लगे हुए हैं। और सेकंड डायग्राम जो है इसमें रिक्टेल ब्रिसल्स दिखाए गए हैं। तो इसमें शॉर्ट कैलेमस है और यहाँ पर रूडिमेंट्री बार्ब्स लगे हुए हैं या वेस्टिजियल बार्ब लगे हुए हैं और एक लंबा स्टिफ पॉइंटेड रेकिस पाया जाता है। नेक्स्ट है माउल्टिंग या निर्मोचन।
पिच्छों के गिरने और प्रतिस्थापन को निर्मोचन कहते हैं या माउल्टिंग कहते हैं। यह कुछ पक्षियों में तो सीजनल होता है और कुछ में यह पूरे वर्ष होता रहता है। नया जो है फेदर वो हमेशा फेदर फॉलिकल के आधार पर स्थित डर्मल पेपिला से बनता है। डेवलपमेंट ऑफ फेदर यह इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पीछे की तरफ जो था डर्मल एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, उसमें भी एंटलर्स, हॉर्न्स, इनके बारे में पूछा जाता है और यहाँ पर फेदर्स के टाइप्स के बारे में पूछा जाता है और डेवलपमेंट ऑफ फेदर्स के बारे में पूछा जाता है। तो डाउन फेदर का परिवर्धन किस प्रकार से होता है और यह जो है कंटूर फेदर के परिवर्धन से या डेवलपमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर। पिच एक गोल और लंबी डर्मल पेपिला से परिवर्धित होता है जो एपिडर्मिस से ढकी रहती है। पेपिला के आधार पर एपिडर्मिस अंदर की तरफ धंस करके एक वृत्ताकार खांच बनाती है जिसको फेदर फॉलिकल कहते हैं। डर्मल पेपिला में फेदर पल्प भरा होता है और इसकी ब्लड वेसल्स जो हैं डेवलप होकर के इस फेदर को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। फेदर पिथ और उसके ऊपर की एपिडर्मिस दोनों लंबे होकर के एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको फेदर जर्म कहते हैं। परिवर्तित होते फेदर के आधार भाग में एपिडर्मिस ओरनी होकर के पिच्छाक्ष या क्विल बनाती है जिसका पल्प सूख करके पिथ बना देता है और इसका जो पिच मूल के दूरस्थ भाग में एपिडर्मिस की स्ट्रेटम कॉर्नियम परत केराटिनाइज्ड होकर के फट जाती है और निर्माणशील पिच जो है एक श्रृंगीय आच्छद बनाती है जिसको पेरिडर्म कहते हैं। इसके नीचे का मेलपिजियन लेयर जो है इस प्रकार विभाजित होती है कि असंख्य अनुदैर्ध्य उत्फुलन यानी आउटग्रोथ या फिर उसमें बुकलेट्स बन जाते हैं जो आगे चल कर के पिच्छाक्ष बनाते हैं। जैसे जैसे पिच वृद्धि करता है पेरिडर्म चटक जाती है या फट जाती है और पिच्छाक्ष एक दूसरे से सिरों पर अलग हो जाते हैं पर उनके आधार पिच्छाक्ष से जुड़े हुए रहते हैं। चटकी हुई पेरिडर्म भूसी की तरह उड़ जाती है और पिच्छिकाओं यानी बारब्यूल्स पर जो है बारब्यूल्स विकसित हो जाती है। इस प्रकार एक डाउन फेदर का निर्माण होता है और हर बार्ब के आधार पर एक डर्मल पेपिला बना रहता है। पिच निर्मोचन के समय या माउल्टिंग के समय जब पुराने पिच झड़ते हैं तो नए पिच इसी डर्मल पेपिला से बनते हैं। तो यहाँ पर इसका डेवलपमेंट बताया गया है। इसके डेवलपमेंट में प्राइमोर्डियम ऑफ डर्मल पेपिला है फर्स्ट डायग्राम में, जहाँ से कि इसका फेदर का बनना शुरू होगा। फिर फेदर पेपिला में यह कन्वर्ट हुई। इसके बाद में इसके बीच में खांच बननी शुरू हुई जिसको फेदर फॉलिकल कहते हैं। ये इसकी डर्मिस नीचे की तरफ है और स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम मेलपिजी इसमें भाग ले रहे हैं एपिडर्मिस की। फिर उसके बाद में फेदर जर्म बनना शुरू हुआ बीच वाले भाग से और फेदर जर्म बनना शुरू होने के बाद में इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं प्रवेश करती हैं जो कि इसको न्यूट्रिशन देती है। डर्मल पल्प बनना शुरू हुआ इसके डर्मिस में और ऊपर वाले भाग में इसमें जो है डर्मल पल्प के ऊपर की तरफ इसमें ऑर्नी सीथ ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ रेडिएटिंग वर्टिकल रिजेज ऑफ मेलपिजियन लेयर दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से इसमें जी में जैसे कैलेमस ऑफ डाउन फेदर दिखाया गया है और ऊपर की तरफ बार्ब्स दिखाए गए हैं। एच में डर्मल पेपिला और फॉलिकल ऑफ परमानेंट फेदर दिखाए गए हैं और बाहर की तरफ स्ट्रेटम कॉर्नियम दिखाई गई है और फेदर फॉलिकल्स दिखाए गए हैं। और लास्ट वाला जो डायग्राम है उसमें एक न्यूली डेवलप डाउन फेदर को दिखाया गया है जिसमें कि नीचे की तरफ लोअर अम्बुलिकस, कैलेमस और ऊपर की तरफ रेक्किस है और इसमें किस प्रकार से स्ट्रेटम मेलपिजी और इसमें उपस्थित है उनको दिखाया गया है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कंटूर फेदर। कंटूर फेदर जो है
इसके डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेजेज है वो डाउन फेदर के समान ही होती है। डाउन फेदर की तरह इसमें भी डर्मल पेपिला, डर्मल इसमें फेदर पेपिला और फिर इसमें पिच मूल, पेरिडर्म और अनुदैर्ध्य कंटक बनते हैं। इसके बाद का कंटूर पिच जो है का परिवर्धन डाउन फेदर से अलग प्रकार का हो जाता है। कंटूर फेदर के पिच मूल के आधार पर विभेदी वृद्धि होती है, डिफरेंशियल ग्रोथ होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका मिडल डोर्सल पार्ट बाहर की तरफ बढ़ने लगता है और इसके मिडल डोर्सल आउटग्रोथ के दोनों जो लेटरल साइड्स है वो आपस में जुड़ करके एक सॉलिड रैकिस बनाती है। रैकिस तेज़ी से बढ़ता है और अपने साथ साथ दोनों तरफ के बारब्यूल्स को भी आगे ले जाता है। जैसे जैसे इसके बारब्यूल्स रैकिस पर आगे बढ़ते हैं, नए बारब्यूल्स नीचे की तरफ प्रकट होते जाते हैं और इन बारब्यूल्स के दोनों ओर बारब्यूल्स उत्पन्न हो जाते हैं और पेरिडर्म चिर कर सूख जाती हैं और परिवर्तनशील कंटूर फेदर अपने अधर तल पर मध्य रेखा पर फट जाता है और इसके जो बारब्यूल्स है चपटे होकर के पिच फलक बनाते हैं, फेदर एक्सिस बनाते हैं और शाफ्ट का वह भाग जो त्वचा में धंसा रहता है वह चीरता नहीं है, क्विल बनाता है और क्विल में डर्मल पल्प सूख करके पित्त बना देता है। ऊर्ध्व और निम्न नाभियों में छिद्र होते हैं जिनके द्वारा डर्मल पेपिला जो है वो प्रारंभ में डर्मल पल्प जो है वो डर्मल पेपिला से सतत रहता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम है जिसमें कि कंटूर फेदर का डेवलपमेंट दिखाया गया है। तो इसमें एक्टोडर्मल कॉलर, इसमें फेदर सीथ, पेरिडर्म दिखाई गई है और थर्ड डायग्राम जो है उसमें रैकिस में सतत वृद्धि होने के साथ साथ यह बार्ब की पहली खेप 1 से 15 के साथ आगे बढ़ती है जैसे कि इसमें दिखाई गई है। तो जब 15 बन गए वो आगे की तरफ चले गए, फिर 15 और बने वो पीछे की तरफ और तीसरे 15 जो है इस गोले के अंदर दिखाए गए हैं और नवीन बार्ब जो हैं वो अदर दिशा में विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से कंटूर फेदर में डेवलपमेंट शुरुआत में तो डाउन फेदर के समान ही होता है लेकिन बाद की अवस्थाओं में इसमें कुछ चेंजेज होते हैं। थैंक यू।